तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे उसी सेट का जो है अब थोड़े से 1 नंबरी और 2 नंबरी वाले सवाल हम देख रहे हैं। यहाँ पे सेट नंबर 6 2024 824 आयु का जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पे लिख रखा हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, उस तरह के सवाल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए। यानी यहाँ से पूछा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन आप जानते हैं, जब प्रकाश छोटे छोटे कणों से टकरा के पूरे वायुमंडल में फैल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। तो यहाँ पे कहा है उसकी कोई 2 घटना के नाम बताइए। सबसे पहली घटना तो आप जानते हैं, शायद इससे पहले सवाल भी आया है कि आसमान का नीला दिखाई देना। यानी आसमान जो है नीला दिखाई देता है, यह एक प्राकृतिक घटना है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दूसरा है कि सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त, ये दोनों कंडीशन पे, दोनों ही स्थितियों में हमारा जो सूर्य होता है वो लाल दिखता है। ओके, यह भी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ये दोनों प्राकृतिक घटना इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दृष्टि दोष यानी हमारी आंखों से जब कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो धुंधला बनता है, यानी कि हमें कम दिखाई देने लगता है, तो उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये दोष जो होता है दो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और साथ ही साथ आपका जरा दूर दृष्टिता, यानी जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी जो सिलियरी कोशिकाएं होती हैं वो लेंस को जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसके फोकल लेंस को कम ज्यादा करना, तो उस मांसपेशियों में जो होता है खिंचाव तनाव के कारण ये कम हो जाती है। अब ये फोकस को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है, यानी इसकी फोकस दूरी को लगातार नियमित नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है जरा दूर दृष्टिता, यानी कि उसको निकट और दूर दोनों तरह के दोष हो जाते हैं। पास का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, दिखता है पर धुंधला दिखता है। तो इससे हम लोग कहते हैं ये वृद्धावस्था में अक्सर करके देखा जाता है, जरा दूरदृष्टिता होता है। यानी कि आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया कहते हैं, इसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपर मेट्रोपिया, और ये लास्ट वाला जो है इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये इसका नाम है। दूर दृष्टि यानी कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं सही नहीं दिखती, धुंधली दिखती हैं। निकट में उल्टा हो जाता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। जरा दूर दृष्टि में दोनों नहीं दिखता है, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लगता है। इसके चश्मे में आप देखेंगे अगर घर में कोई होगा तो ऐसे दोनों दोष उसमें होते हैं, दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोनों के लिए एक उत्तल और एक अवतल, दोनों लेंस का प्रयोग होता है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन कहा है कि दर्पण और लेंस के दो उपयोग लिखिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण देखिए, जो गाड़ी का साइड वाला मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, या स्ट्रीट लाइट में, या फिर हम लोग का जो टॉर्च लाइट होता है, यानी कि जो आपके सड़कों पर जब अंधा मोड़ आता है वहां पे मुड़ाने के लिए, जब ब्लाइंड रोड आते हैं, जैसे अचानक से मुड़ा होता है तो उसके सामने गोल सा मिरर बड़ा सा लगा होता है ताकि हम उधर से आने वाले लोगों को देख सकें और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए, वहां पे यूज होता है। या फिर आप एटीएम वगैरह में भी, मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा है, एटीएम वगैरह के जगह पे या फिर शॉपिंग मॉल वगैरह में बड़े बड़े शीशे लगे, तो वो इसलिए लगा होता है ताकि कोने पे क्या हरकत हो रही है, यानी कि वहां पे वस्तुएं कैसी रखी हुई हैं, लोग यहाँ कस्टमर वगैरह जाते हैं तो उन चीजों को ध्यान और निगरानी में रखा जा सके। ठीक है, इसलिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, स्ट्रीट लाइटों में परावर्तक के रूप में। ओके, उत्तल लेंस का क्या उपयोग है? उत्तल लेंस भाई सबसे पहले तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस, या फिर सूक्ष्मदर्शी याद करो, मैंने लेंस के बारे में बताया था, वहां पे वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। इससे पहला वाला सवाल, इससे पहले टॉपिक में बताया था, यानी कि सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हूं, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कहा है कि अवतल लेंस के लिए, भाई अवतल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। कोई भी वस्तु ले लीजिए और अवतल लेंस से एक किरण आरेख बना दीजिए बस। जैसे यहाँ पे अवतल लेंस, मैं इसको भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको मैंने ले लिया। इसको सॉल्व कर, यह एक अवतल लेंस बना लिया, यह एक अवतल लेंस, रुक जाइए थोड़ा सा
इसीलिए समय, ठीक, ये एक अवतल लेंस मान लीजिए, यह एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारे पे मोटा और बीच में धंसा हुआ होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब इस अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाना है, तो इस अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाना है। मान लीजिए ये बस ये हो गया इसका f1, ओके, ये हो गया आपका 2f1, अवतल लेंस के लिए इधर f2, और ये हो गया आपका 2f2 मान लेते हैं। वस्तु कहीं पर भी रख दीजिए, मान लीजिए वस्तु जो है अनंत से कहीं दूर रखी हुई वस्तु है, तो प्रकाश किरणें ऐसे चल के आएंगी। कहीं भी रख सकते हो, मैंने एक जनरल एक लिया है क्वेश्चन। वस्तु बहुत दूर है तो वहां से समांतर प्रकाश किरणें चल के आएंगी, तो समांतर प्रकाश किरणें चल के आएंगी तो ये जो है ऐसे इसको क्या करेगा? अपवर्तित करेगा, और ये कहां पे आके काटेगा? अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु पे आके क्या करेगा? मिलेगा। तो यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु पर। ओके, यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ वस्तु है, वहां प्रतिबिंब। एक ये बना सकते हो फिगर, या फिर कहीं और रख के इसका बना सकते हो। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, और तीसरे का जो पहला क्वेश्चन का है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर और अमीटर कैसे जोड़ा जाता है? ओके, यानी कि अगर मान लीजिए कोई परिपथ है, उस परिपथ में हमें वोल्ट मीटर लगाना है, अमीटर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? किसी भी प्रतिरोध के साथ। जैसे मान लीजिए यह एक प्रतिरोध है, एक परिपथ से समझा देता हूं। जो वोल्ट मीटर होता है वह प्रतिरोध के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यानी इनके सिरों के बीच क्या करता है? वोल्टेज को मापता है, विभव को मापता है। जबकि अमीटर जो होता है इस प्रतिरोध से जाने वाली धारा को मापता है। इसीलिए हम लोग जो है अमीटर को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, और जो वोल्ट मीटर होता है उसके साथ समांतर क्रम में लगाते हैं। यही आंसर मैंने लिख दिया है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर उसके साथ जो वोल्ट मीटर लगता है वह हमेशा समांतर क्रम में, और जो अमीटर लगता है जो करंट को मेजर करता है, धारा मापता है, उसे हम लोग किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और मन होगा तो ये फिगर भी आप बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज है जो 500 वाट का है, वो 12 घंटा रोज चलता है, और इस तरह से उसे 30 दिनों तक चलाया जाता है, यानी एक मंथ चलाया गया। तो बताइए उससे कितनी ऊर्जा का उपयोग किया गया? तो इसके लिए फॉर्मूला बना है ऊर्जा, आप लोग जानते होंगे, वाट गुणे दिन गुणे घंटा वाला। वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटे समय, इसे यूनिटों की संख्या भी निकल के आ जाती है। तो आप बताइए कितने वाट का था? हमारा जो फ्रिज है वो कितने वाट का है? 500। तो वहां हम लोग लिख देंगे वाट की जगह 500। कितने दिन चल रहा है? कितने दिन चल रहा है? 30 दिनों तक। तो दिन हम लिख देंगे 30। कितने घंटे रोज? 12 घंटे रोज। तो यहां हम लोग लिख देंगे 12 बटे 1000। हल करिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 12 36, 36 बचे 180। 180 जूल। कितना? 180 जूल किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इतने किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे जो अगला क्वेश्चन कहा है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। दंड चुंबक या क्षण चुंबक, ये मान लीजिए इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। ये जो बल रेखा होती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही एक और बना दीजिए, और ये इस पे बीच में समांतर होती है। देखो लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आप इसे बीच में समांतर रखना, और ध्यान रहे ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, और ये सतत होती है, यानी कहीं पे भी ऐसे टूटेगा नहीं, याद रखना। और ऐसे यहां पे बना दो, इसे मिला दो, एक और ऐसी बना दो, इसको बड़ा बनाना चाहिए, ऐसे ही एक और बना लो। ठीक है, ओके, ये उत्तर से निकल के किधर?
दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रवेश करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल के किधर, दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रवेश करती है। ये बन गया, ये फिगर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ लिख दीजिए उत्तरी ध्रुव, और ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिणी साउथ पोल ध्रुव, और यही हमको फिगर बनाना होगा, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हैं। ध्यान रहे ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, बीच में रेखाएं एकदम समांतर बनाना, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये किनारों पे बहुत ज्यादा है, यानी किनारों पर यानी ध्रुवों पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। ये रेखा ऐसे तोड़ते हुए मत बनाना, डॉटेड नहीं, क्योंकि ये सतत होती है। ये तीन चीजों का खास ख्याल रहे, ये रेखाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, बीच में समांतर होना चाहिए, और ये कभी डॉटेड ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिगर आपके सामने, तो नोट कर लीजिएगा इसको।